हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहते हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। देखो भाई को क्या कह रहा है, एक तो हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है प्लेन का। ठीक है, प्लेन हमें गिवन है, तो प्लेन की हमें बेसिकली कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है z इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब देखो हमारी जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है ना, वो क्या होती है, ये भी तुम्हें बता देता हूं। वेक्टर इक्वेशन जो होती है r वेक्टर n यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू d। इस कंडीशन में तो d क्या होता है, एक डिस्टेंस था, बट हमें जो ये इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू d। यहाँ पे d क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और ये n जो है इसके साथ के मतलब जो भी z x और y के साथ के जो भी कंपोनेंट्स है वो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको एरेज करते हो, इनकी जो वेक्टर फॉर्म सॉरी इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है xl प्लस ym प्लस zn इज इक्वल्स टू d। ठीक है, और इसमें जो होती है, इसमें आ जाती है क्या, ये होती है xa प्लस yb प्लस zc इज इक्वल्स टू d। यहाँ पे d एक कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसका भी अगर डिस्टेंस बनाना है, देखो इसको डिस्टेंस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे को n कैप से डिवाइड कर देंगे, सॉरी n के मैग्नीट्यूड से, तो हो जाएगा n वेक्टर, सॉरी इनको स्मॉल में लिख लेते हैं, है ना। तो ये n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर इज इक्वल्स टू d अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर। ठीक है, इस तरह से देखो ये भी इक्वेशन कन्वर्ट किस में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। तो जाएगा r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल्स टू d। अब ये d जो है क्या है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो चलते हैं इसमें देखते हैं। देखो ये बेसिकली ये वाली इक्वेशन है। सबसे पहले यानी कि इसमें जो हमारे पास n निकलेगा वो क्या निकलेगा, और n बेसिकली n के जो डायरेक्शन रेशियोज निकलेंगे वो क्या निकलेंगे भाई। देखो डायरेक्शन है तो x y और z, ये तो जनरल फॉर्म हो गई, राइट। ये a b और c, सबसे पहले a b और c निकाल लेते हैं। a हो गया 0, b हो गया 0 और c हो गया 1। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मल का मैग्नीट्यूड निकाल लें, यानी कि ये हो जाएगा नॉर्मल का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1, मतलब कि 1 आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला, सबसे पहले n वेक्टर को डिवाइड कर देंगे n के मैग्नीट्यूड से, यानी कि 0 0, ये तो 1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो जाएंगे क्या, 0 0 1, और हमारे पास जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला अभी, d को n के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 अपॉन 1, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ये हमारे काम का है तो इसको मैं ऐसे लिखा कर देता हूँ। सेकंड में हमारे पास सेकंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें भी सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज देख लेंगे। डायरेक्शन रेशियोज वो हमारे पास हो गए, देखो 1 1 1, हम n का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा रूट थ्री के बाद अब हम सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस भी मैंने क्या बोला, जो भी आंसर आएगा उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन रूट 3 अगेन, तो ये हमारे पास डायरेक्शन डिस्टेंस आ गया और डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। बढ़ जाते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन पे।
थर्ड क्वेश्चन में क्या है भाई, 2 और 3। देखो थर्ड क्वेश्चन में है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, हमारे पास है, अच्छा माइनस जेड भी है, माइनस जेड इज इक्वल्स टू 5, राइट। तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखते हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे भाई, 2, 3 और -1, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने बताया डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले n का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 9, 4 और 9, 9 प्लस 1 10, 10 और 14, यानी कि √14, और √14 बाहर आएगा ही नहीं, 7 2 14, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने क्या बताया, इन्हीं को आप डायरेक्शन रेशियोज को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, √14, 3 अपॉन √14 और 1 अपॉन √14। ये तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो वो हमारे पास हो जाएगा, अगेन 5 को हम डिवाइड कर देंगे √14 से, तो यही आंसर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ही आ गया और डायरेक्शन कोसाइन ही आ गए। बढ़ जाते हैं सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, फोर्थ, सॉरी, तो फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो बच्चों, इसको इधर लेके जाएंगे, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर ले, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू -8, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए d को हमें पॉजिटिव ही करना पड़ेगा। तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 8, गॉट इट। अब सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियोज देख लें। डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे भाई, ये हो जाएंगे हमारे पास 0, -1 और 0, राइट। उसके बाद हम n का मैग्नीट्यूड निकाल लें। n पता है ना क्या, ये देखो ना, अभी बताया, ये n, ये a b और c, ये तो थे, और डायरेक्शन रेशियोज है ये a b c, तो इन्हीं का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 0, तो यानी कि 1 आ जाएगा। तो खत्म, ये 1 है तो डिवाइड जब करेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास तो डायरेक्ट ये देंगे, 0, -1 और 0, और डिस्टेंस जो आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा कितना, 8/1, यानी कि 8 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर्स हो जाएंगे। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू द वेक्टर। देखो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो डिस्टेंस यानी कि d हमें गिवन है, बेसिकली हम इक्वेशंस में स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं स्मॉल d ही लिख देता हूं, 7 यूनिट, ठीक है। और हमें नॉर्मल वेक्टर गिवन है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर जो है कितना है, 3i 5j और -6, 3i प्लस 5j -3k, 3 नहीं, सॉरी 3 नहीं है, 6 है, ये हमारे पास है 6, ठीक। उसके बाद देखो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, प्लेन की इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n यूनिट इज इक्वल्स टू d, राइट। अब डिस्टेंस तो हमारे पास एग्जैक्ट ठीक है, बट हमारे पास n कैप नहीं है, तो सबसे पहले n कैप निकाल लें। n कैप के लिए क्या करते हैं, सभी को पता ही है, n वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n, है ना। तो वही कर देते हैं, देखो 3i प्लस 5j -6k होल अपॉन में √3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन, देखो 25 और 36, 25 और 36, 24 और 36 करोगे 40, 50, 60, 60 प्लस 1, 61, 61 प्लस 9, 61 प्लस 9 आपके हो जाएंगे 70, ठीक है। तो 70 है, 70 का एक बार वो भी देख लेते हैं, एक बार प्लस और कर लेते हैं, 36, 25 और 9, ये 25, अच्छा 36 और 9, ये हो गया 9, 15, 20 का 0 कैरी 2, 2 to 4 7, यस 70 होगा। और 70 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो देख लेते हैं 2 35 पे, फिर अगेन
3 पे तो जाएगा नहीं, ये 5 पे जाएगा, 7 और ये 7 पे, मतलब कि इसके फैक्टराइज बेसिकली नहीं होंगे। तो ये आ जाएगा √70 आई कैप प्लस 5 अपॉन √70 जे कैप प्लस 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 नहीं माइनस 6 अपॉन √70 के कैप। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे पास क्या आ गया, एन कैप, और एन कैप डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, तो आर वेक्टर डॉट ये आ जाएगा 3 अपॉन √70 आई कैप प्लस 5 अपॉन √70 जे कैप माइनस 6 अपॉन √70 के कैप। ठीक है, इज इक्वल्स टू डी हमारे पास 7 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। सभी जितने भी प्लेन्स हमें गिवन है उनकी कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट हमारे पास गिवन है क्या कि आर वेक्टर डॉट आई जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। देखो कार्टेशियन इक्वेशन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू पुट कर दो। आर हमारे पास क्या है, एक जनरल टर्म है, क्या है, जनरल मतलब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। फिर उसको डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे आई प्लस जे माइनस के से, इज इक्वल्स टू 2 आ गया। अब देखो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स, भाई आई तो 1 हो जाएंगे ना, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या करें भाई, सेकंड पार्ट में भी 2 3 माइनस 4 आर वेक्टर डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। ठीक है, अगेन आर के हम वेक्टर लिख रहे हैं। आर वेक्टर बेसिकली क्या होगा, ये होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू 2i प्लस 3j माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा कार्टेशियन इक्वेशन, ये भी हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, आर वेक्टर डॉट s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस t j कैप प्लस 2s माइनस t k कैप इज इक्वल्स टू आपके पास है 15। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें बिल्कुल सेम वही बात करनी है। देखो r जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, और ये जो जाएंगी टर्म एज इट इज आ जाएंगी, है ना। ये हो जाएगा s माइनस 2t आई प्लस 3 माइनस t j प्लस 2s माइनस t k कैप इज इक्वल टू 15। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे आई से आई और आई 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू एस माइनस 2t प्लस y इंटू 3 माइनस t और प्लस z इंटू 2s माइनस t इज इक्वल्स टू 15। और ये हमारे पास इसकी कार्टेशियन इक्वेशन हो गई, आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, पढ़ लेते हैं एक बार इसका ही पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा एक बार समझ लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ हो गया, मतलब कि प्लेन हो गया। ये हमें बेसिक प्लेन की इक्वेशन ही गिवन है, तो ये हमारे पास प्लेन हो गया, राइट। कह रहा है इस प्लेन्स पर
फुट से ओरिजिन से पड़ने वाला परपेंडिकुलर जो होगा ओरिजिन से, है ना, यानी कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए पॉइंट, राइट। अब जो ए पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि x1, y1 और z1, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बात समझ में? मतलब कि ओरिजिन यानी कि 0 0 0, इससे कोई एक पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा होगा, मतलब जो भी पॉइंट यहाँ पे x y z जहां पे भी ये 90 डिग्री बनाता है, वो हमें क्या फाइंड करना है, वो उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो देखो हमें जो इक्वेशन दी हुई है वो क्या गिवन है, 2 3 4 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगर हम इससे, ये हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है, इससे हम वेक्टर इक्वेशन बना ले। वेक्टर इक्वेशन कैसे बनती है, देखो बताता हूं। ये हो जाएगा भाई, यही तो था, r इंटू एन कैप इज इक्वल टू डी। तो सबसे पहले डी को उधर लेते हैं, x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। अब देखो ये जब मल्टीप्लाई करते थे, अभी इनसे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने मल्टीप्लाई किया था, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के आई तो हट जाते हैं, और जो 2 3 4 था ये n वेक्टर में था, मतलब कि n कैप में, और ये जो x y z था ये r में था। यानी कि जब हम इनको सेपरेट करेंगे तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk, राइट, डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल्स टू 12। गॉट इट? अब देखो, अब अगर इसके नॉर्मल वेक्टर की बात करूं, ये जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा, यानी कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नॉर्मल वेक्टर हो, है ना। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास क्या होगा, x1 i कैप प्लस प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, यही होगा। अब कहोगे सर इन दोनों को कंपेयर कर दो, x1 y1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी, बट यहाँ पे ये जो नॉर्मल वेक्टर है, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से है, इन्होंने सिर्फ इक्वेशन दी है, और ये नॉर्मल वेक्टर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से ही होगा, राइट। तो ये पता लगाने के लिए कि ये ओरिजिन से है या नहीं है, हम यही मान रहे हैं कि ओरिजिन से नहीं है। अगर ओरिजिन से होता तो भाई डायरेक्ट ये हो जाते हैं, 2 3 और 4 डायरेक्ट ही हो जाते हैं, ठीक है, x1 y1 और z1। बट हम ये मानेंगे कि ये ओरिजिन से नहीं है, ओरिजिन से नहीं है, ये कोई अलग ही वेक्टर है जो इधर से मतलब सॉरी एक अलग ही नॉर्मल है जो इधर से आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, तो इन दोनों की कंडीशन, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों पैरेलल होंगे, राइट। अब जब दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। यानी कि हो जाएगा x1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z1 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। और लैम्डा यानी कि x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 लैम्डा, y1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 लैम्डा, और z1 की जो वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा, ठीक है। अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालें भाई, अब आप खुद सोचो ये लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी। ये जो x y और z है, x1 y1 और z1, ये इसी प्लेन पे ही तो लाई कर रहे हैं, यानी कि ये वाले जो पॉइंट्स है x1 y1 z1, ये इस वाले इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, इस वाले को बोल लो या फिर इस वाले को बोल लो, क्योंकि 12 तो हमें अलग ले जाना ही पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे, राइट। इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। हालांकि दोनों को ही करेंगे, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, आंसर सेम ही आएगा। तो एक काम करते हैं, इन x1 y1 और z1 को हम इन x y और z में पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट इसी प्लेन के हैं तो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12 आ गया, है ना। ये हो गया 2 2 4 3 3 9 4 4 16, फिर 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25 25 प्लस 4 29 लैम्डा आ गया इज इक्वल्स टू 12, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 बाय 29, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, x1 हमारे पास है 2 लैम्डा, है ना।
तो 2 इंटू लैम्डा की वैल्यू गई 12/29, तो आ गया 24/29। y1 की बात करें तो ये हमारे पास है 3 लैम्डा, यानी कि 3 इंटू लैम्डा यानी कि 12/29, तो ये आ गया 36/29। ऐसे ही z1 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, 4 इंटू 12/29 इज इक्वल्स टू 48/29। ये हमारे पास आंसर्स आ गए, ठीक है, जो हमारे पास पॉइंट मतलब फुट से जो पॉइंट मांगे थे, ठीक है। बढ़ जाते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो इतनी अब हमें स्विच नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट उसमें हो जाएगा, तो वहीं पे स्टार्ट कर देता हूँ इसी का सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड यानी कि बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है क्या, y 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख ले, प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। अगेन देखो ग्राफ हमेशा मैं बोल रहा हूं कि कोशिश करना हमेशा ग्राफ को आप प्लॉट कर लो, यानी कि बना लो, ठीक है, उससे थोड़ा सा क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है। ये हमारे पास प्लेन है और यहां से इसको ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, इसको 90 डिग्री हो गया, है ना। कोई एक और भी है जो इस तरफ से आ रहा है 90 डिग्री, यानी कि नॉर्मल है। अब इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, तो हमने देखा था क्या था भाई, ये 2 और y बेसिकली क्या हो जाएंगे, करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास आई आई यानी कि 1 होगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक, इंटू 0i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू 6, ये आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, अगेन ये वाला नॉर्मल और इस पे पड़ने वाला जो नॉर्मल है, ये वाला पॉइंट है ना, यानी कि ये हो जाएगा पॉइंट x1 y1 और z1, ये क्या होंगे आपस में, अगेन ये y ये x और अच्छा ये z होती है ना, ये z x और ये y, तो अगेन क्या होंगे, ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि 0/x इक्वल होगा 3/y1 x1 इज इक्वल टू 4/z1 इज इक्वल टू लैम्डा। और देखो x तो 0 हो ही गया, हमें पता लग गया है ना, तो y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लैम्डा और z1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लैम्डा। अब ये लैम्डा की वैल्यू किसमें पुट कर दें, यहाँ पे, यानी कि 3 इंटू y1 के प्लेस पे आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 3 9 4 25 लैम्डा इज इक्वल टू 6, और ये जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 6/25, और हमारे पास जो y1 था वो हो जाएगा 3 इंटू लैम्डा यानी कि 6/25, तो 6 3 18/25, और ऐसे ही z1 जो हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू लैम्डा यानी 6/25, और 6 24 24/25, और ये हमारे आंसर्स आ गए, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के सी पार्ट पे। तो बढ़ते हैं बेटा फोर्थ के सी पार्ट पे। सी पार्ट पे क्या दे रहा है हमें, x y z इज इक्वल टू 1, कह रहा है x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो ऑलरेडी जनरल फॉर्म में। उसके बाद हम इनको अलग कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल वेक्टर हो गया, राइट, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, और एक जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है नॉर्मल वेक्टर है ना, लेट ये जो पॉइंट है, बेसिकली पॉइंट मान लेते हैं इनको, है ना, पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x1i, या इसको ये हमने लेट किया है, और दूसरा जो पॉइंट है वो होगा हमारे पास a, ठीक है, पॉइंट ही बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा x1 y1 और z1, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। अब देखो अगेन वही, ये दोनों, ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल का ही पॉइंट है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो क्या कर देंगे 1/,
1 इज इक्वल टू 1/1 या फिर 1 नहीं आएगा सॉरी, z1 x1 y1 इज इक्वल टू 1/z1 इज इक्वल टू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू जो आ जाएगी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ओ यस, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ये हो जाएगा x1/1 इज इक्वल टू y1/1 इज इक्वल टू z1/1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो देखो तीनों ही लैम्डा देंगे, यानी कि x1 भी लैम्डा के इक्वल और y1 भी लैम्डा के इक्वल और z1 भी लैम्डा के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन पॉइंट्स को इसमें पुट कर देंगे, फिर 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा लैम्डा भी तो है साथ में, ओके 1, या फिर इसको लिख देते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1, और जगह 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा की वैल्यू हुई 1/3, गॉट इट। अब 1/3 जब आ गई, 1/3 जब आ गई, तो लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ गई, तो इसको हम किसमें पुट कर देंगे? लैम्डा की वैल्यू ये ली, x1 इज इक्वल टू लैम्डा यानी कि 1/3, y1 इज इक्वल टू 1/3 और z1 इज इक्वल टू 1/3। ये हमारे पास आ गए तीनों के तीनों पॉइंट्स आंसर, ठीक है। बढ़ जाते हैं इसी के डी पॉइंट पे। डी हमारे पास गिवन है बच्चों 5y + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, 5y इज इक्वल टू -8। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और चेंज कर देंगे इसको -5y इज इक्वल टू 8, ठीक। करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो अगेन यही प्लेन है ना, ये हमारे पास प्लेन हो गया, राइट, और ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हो गया, और इसके जो पॉइंट है यानी कि ए पॉइंट, ये हो जाएगा x1 y1 और z1। अब जो ओ ए वेक्टर होगा वो हमारे पास होगा x1, यानी कि ये भी तो n वेक्टर के इक्वल होगा ना, तो ये होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा, ये जो नॉर्मल वेक्टर होगा इसको भी अलग कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो xi प्लस yj प्लस zk। अब आपके मन में एक बात हो रही हो और आ रही होगी कि सर आपने इनको जीरो क्यों नहीं करा? भाई जीरो सिर्फ वहीं क्यों लिख रहे हो, यहाँ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बच्चों खुद सोचो, ये जो जनरल फॉर्म होती है यानी कि r है ना, ये तो x y z से ही तो डिनोट किया जाता है, तो इसलिए ये x y z हमेशा आएंगे ही आएंगे। अब यहाँ पर जाएगा, ये हो जाएगा 0i -5j प्लस 0k इज इक्वल टू 8। अब इन दोनों को क्या करेंगे, रेशियो मतलब इनका जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो यानी कि x/0 इज इक्वल टू x1/0 इज इक्वल टू y1/-5 इज इक्वल टू z1/0 इज इक्वल टू लैम्डा। तो सिर्फ y की वैल्यू आएगी, तो y1 हमारे पास हो जाएगा -5, ठीक है। इसको पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, तो देखो -5 × 5 माइनस का इज इक्वल टू 8 लैम्डा, है ना। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8/25। अब इसको पुट कर दे, y1 कितना है हमारे पास, y1 इज इक्वल टू, ये लैम्डा लगा दिया ना, लैम्डा में पहले भूल गया था तो ये लैम्डा भी आएगा, तो 5 × लैम्डा यानी कि 5 × 8/25, और ये 5 से कट जाएगा यानी कि 8/5। ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।